हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ 7 नवंबर का जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, आज के आर्टिकल जो हैं वो काफ़ी मज़ेदार हैं। पहला आर्टिकल है इंफॉर्मेटिव, जो कि बताता है दो अमेंडमेंट के बारे में। दोनों ही अमेंडमेंट दोस्तों हमारे आप कह सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे लेके था, बेसिकली राइट ऑफ स्पीच वाला। ओके, उसके बारे में जो अमेंडमेंट आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे रिसेंटली कुछ फैसले लिए गए हैं जहाँ से कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। फिर दूसरा आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि चाइना ने यहाँ पे रॉकेट लॉन्च करा, और चाइना ने रॉकेट जब लॉन्च करा तो जो उसके वेस्ट पार्टिकल्स रहते हैं जिन्हें हम लोग डेब्रिस कहते हैं, वो यहाँ पे दोबारा से धरती पे नीचे गिर गए, और इसकी वजह से दोस्तों बहुत बड़े इंसिडेंट हुए हैं। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। और चाइना के दोस्तों पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार और भी हो चुका है चाइना की तरफ से। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार रहने वाली है। आप लोगों को काफी सारी जो चीजें हैं वो समझ में भी आएंगी और आपको काफी कुछ समझ में भी आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। लेकिन बता दूं कि 10 नवंबर से आपके नए बैचेस स्टार्ट हैं। आप लोग अभी जाके खुद को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। लकी ड्रॉ है दोस्तों। ओके, फिर दोस्तों 0% EMI अवेलेबल है आप लोग के लिए। साथ ही EPFO क्लासेस लाइव हैं और टेस्ट जो है मेंस का वो भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसे भी एनरोल कर सकते हैं। फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जिसका बेनिफिट आप लोग को होगा। और कंपीट हमारा ऐप है जहां पे आप लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये जीत सकते हैं। अब आता है हमारा पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ये एग्री कर चुका है, मतलब मान चुका है सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। क्या हुआ है यहाँ पे, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन वाला, उसके तहत यहाँ पे आप कह सकते हैं अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं एग्री कर चुका है। एग्री किस बात पे किया हुआ है? एक यहाँ पे आप कह सकते हैं पिटिशनर आए थे जिन्होंने आर्ग्यू करा था कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो ये अमेंडमेंट हुआ था उससे जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है। तो उसके बारे में आप कह सकते हैं हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जामिन करने वाली है कि आखिर क्या वाकई में ऐसा जो डैमेज बताया जा रहा है ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब पहला अमेंडमेंट हुआ क्या था? देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे उस टाइम पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक बिल अमेंड करने के लिए। और बिल क्या था? बिल यहाँ पे रिफर कर रहा था सेलेक्ट कमेटी को ऑन May 18, 1951 को, जहां पे वो कंसीडर कर रहे थे 6 दिनों के लिए। यहाँ जो अमेंडमेंट है दोस्तों ये इफेक्ट में होता है ऑन जून 18, 1951 में। कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये दोस्तों काफी सारे आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस लेके आता है। जैसे कि हो गया, पहला आ गया आपका एग्जेम्प्टिंग लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम स्क्यूनिटी एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेके आता है। और फिर एक्सपेंड करा गया स्कोप ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ फ्री स्पीच को लेके। ये दोनों काम हुए थे हमारे कहाँ? पहले अमेंडमेंट के अंदर। अब दोस्तों इस टाइम पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है फ्री स्पीच को लेके? देखिए आर्टिकल फर्स्ट ए के अंदर हमारा जो पार्ट 3 है उसके अंदर आप कह सकते हैं लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके। लेकिन यहाँ फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 सेकंड में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जम्पशन लिखे हैं। पहला हो गया यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट राइट, ये चीजें लिखी हुई हैं। अब आर्टिकल 19(2) क्या कहता है ओरिजिनली? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज फर्स्ट शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ। ओके, ध्यान से सुनिएगा कि शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट रिलेट्स टू और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिलेटिंग टू लाइबल, स्लैंडर, डिफेमेशन, contempt of code or any matter which offends against decency or morality or which undermines the security of or trend and through the state। अब इतना मत समझिए, मैंने रीड कर दिया, लेकिन बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको तो इसके अंदर वो लिखा हुआ था कि यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं बात जो लिखी है उसके अंदर ये है कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉ हैं, ओके, उनको लेके यहाँ पे बातें बताई गई थी बेसिकली। फिर जो अमेंडमेंट करा गया था वो यहाँ पे लिखा हुआ था, बेसिकली सब कुछ सेम था यहाँ पे, पर एक चीज यहाँ पे ऐड कर गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, और वो ये लाइन थी कि इन सो फार एज सच लॉ इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्म बाय द सेड सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो वहां पे आप कह सकते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको ऐड करा गया था। अब पहला जो अमेंडमेंट होता है उसके 2 की चेंजेस थे। पहला जो था वो ये था कि इन्हें इंट्रोड्यूस करवाना था क्वालिफिकेशन रीजनेबल को लेके, कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो किन चीजों पे लगे हैं या फिर कैसे इंपोज हो रहे हैं। अब एक आता है दोस्तों 2015 के अंदर पेपर, उसके अंदर लीगल स्कॉलर गौतम भाटिया जो हैं वो बता रहे होते हैं कि क्या कॉन्टेस्ट है इसका, और उन्होंने ओरिजिन बताया, डिबेट हुई इस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर और सब बताया। जहां पे ये टर्म डाला गया ना रीजनेबल, वो ये था कि इन्होंने कोर्ट के लिए यहाँ पे बातें बताई और एग्जामाइन करने के लिए बोला कि इसकी जो है
जो लेजिटी है वो कैसी है, ये कितनी लेजिट है ये, या फिर कितने आप कह सकते हैं हद तक यहाँ बताया जा रहा है कि ये इम्पोज करी जाएगी, रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगेंगे। फिर दूसरा यहाँ पे एडमिनेंट ये कह रहा होता है कि इसके अंदर मतलब इंट्रोड्यूस कराया था, हमारे अंदर स्पेसिफिक टर्म था पब्लिक ऑर्डर या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये दो वर्ड इसके अंदर ऐड करे गए थे। ओके, अब जो वर्डिक्ट हैं वो कैसे पास होते हैं या फिर किस तरीके से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पास कराया इन चीजों को। दो वर्डिक्ट आते हैं दोस्तों, पहला हो गया ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली मार्च 1950, और दूसरा आता है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। दोनों का ये केस आता है। अब जो रोमेश थापर वाला केस है दोस्तों, ये आता है 1949 के अंदर, और इसके अंदर जो मद्रास गवर्नमेंट है ये बैन करती है क्रॉस रोड को। यहाँ पे लेफ्ट लीनिंग मैगजीन करके है, उसका नाम था बेसिकली क्रॉस रोड, उसको बैन करने की बात आई थी, जो कि क्रिटिसाइज करती थी गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसीज को लेकर। अब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे कि पहला सिग्निफिकेंट फ्री स्पीच का जो रूल था वो बाय आप कह सकते हैं रमेश थापर ने बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक वो यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रही है पर ये उसका राइट है। तो पिटिशनर ने यहाँ पे चैलेंज करा था सेक्शन 9 फर्स्ट ए को ऑफ मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1959 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और प्रोविजन जो है दोस्तों ऑथराइज करवाया गया गवर्नमेंट को कि वो इंपोज करेगा रिस्ट्रिक्शन फॉर वाइडर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पब्लिक सेफ्टी और मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। इस तरीके से यहाँ पे बोला गया इसके अंदर। पर कोर्ट ने दोस्तों फिर डिफाइन करा, बेसिकली कोर्ट ने डिफाइन करा बेसिकली कि पब्लिक सेफ्टी क्या है और पब्लिक ऑर्डर क्या है, और फिर पूरी तरीके से एग्जामिन करते हुए बोला कि आखिर स्कोप क्या है रेस्ट्रिक्शंस का, कौन सी चीजें अलाउ है कौन सी चीजें अलाउ नहीं है, इसके बारे में बताया दोस्तों। ओके, तो पहले केस के अंदर तो ये बताया गया। दूसरा केस लगभग तो सेम था इसी से, पर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लाई गई थी। 1950 में चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली ने इशू कराया एक प्री सेंसरशिप ऑर्डर ऑन आरएसएस माउथ पीस ऑर्गेनाइजर। ओके, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं खुद ही बात में बहुत क्रिटिकल था कि जो पब्लिशर थे ब्रिजभूषण, उन्होंने चैलेंज करा सेक्शन 7(1)(c) को ऑफ द ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि अलाउ करता है प्री पब्लिकेशन सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल या फिर प्री जुडिशियल टू पब्लिक सेफ्टी और मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। इसको लेके यहाँ पे ये बात बोलता है। अब इशू ये था दोस्तों, आप कह सकते हैं सेम था लगभग, पर यहाँ पे एक बात थी कि सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रही थी सेम पैटर्न को। ये बात हमें यहाँ देखने को मिली, लगभग दोनों का सेम केस एक ही साल में हुआ और एक जैसी बातें करता है। अब ये दो अमेंडमेंट जो है दोस्तों बहुत बड़े हुए। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एक यहाँ पिटिशनर ने आर्ग्यू करा कि कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को ये बिगाड़ रहे हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इसका दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है अभी। ओके, तो समझ में आ गया। अगला आर्टिकल आता है चाइना का रॉकेट डेब्रिस से लेके, जो कि दोबारा से आप कह सकते हैं सी में गिर गया। अब हुआ क्या दोस्तों, चाइना का एक लॉन्ग मार्च आप कह सकते हैं 5B रॉकेट है, वो अनकंट्रोलेड रहा इनटू द साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर, और ये बातें बताते हैं हम लोग कौन, यूएस का स्पेस कमांड जो है उसने रिपोर्ट करते हुए बताया। ओके, यहां बताया गया जो फ्रेगमेंट्स है दोस्तों वो रॉकेट के जो कि डिलीवर में यूज हुए थर्ड और फाइनल मॉड्यूल के अंदर, वो कहीं ना कहीं गिरे, ये बात इन्होंने बताई। अब मैं बताऊं आपको कितने बड़े थे ये पीस, तो आप कह सकते हैं इतने बड़े बड़े पीस थे अंदर, जो बताया जा रहा है कि एक पीस तो इसमें इतना बड़ा था जो कि लगभग 30 मीटर लंबा था और जिसका वेट 17 से 23 टन था। ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं वजन है दोस्तों। आपके सामने रख भी दिया जाएगा ना तो आप महसूस मतलब आपको लगेगा सच में इमारत से खड़ी कर दी है, तो इतना बड़ा एक तो पीस था। दूसरा डेंजरस कितना है दोस्तों, स्पेन एयर नेविगेशन अथॉरिटी ने दोस्तों शट डाउन कर दिए अपने पार्ट्स ऑफ एयर स्पेस फॉर अबाउट 40 मिनट्स, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड एंट्री थी रिमेन्स फ्रॉम द चाइनीज स्पेस ऑब्जेक्ट CZ-5B की, और ये आप कह सकते हैं बिल्कुल तरीके से हमारी उनकी जो नेशनल टेरिटरी थी उसमें नुकसान आने वाला था, तो उन्होंने बंदी कर दी अपने। जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल निल्सन जी, उन्होंने बेसिकली ये बोला कि ये काफी क्रिटिकल है हर एक आप कह सकते हैं स्पेस फेयरिंग नेशंस को लेकर, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों ये बहुत दिक्कत में दे सकती है। उनका कंट्रोल नहीं था कि कहाँ गिरने वाले हैं ये, अगर मान लीजिए तो पानी में गिर गए, सी में गिर गए, लेकिन अगर कहीं ये ऐसी जगह पे गिरते तो ये बहुत बड़ा डैमेज और बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे केस होता है, इंसिडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है ये। अब क्या ऐसे पहले भी हुआ, तो देखिए हाँ काफी बार हो चुका है ऐसा पहली बार नहीं है। फोर्थ टाइम है जब चाइना की तरफ से हुआ है। मई 2020 के अंदर दोस्तों पहला रॉकेट डिप्लॉयमेंट होता है फ्रेगमेंट्स का, वो भी आप कह सकते हैं नीचे गिर गया और उसकी वजह से डैमेज हुआ बिल्डिंग्स को। और डेब्रिस दोस्तों सेकंड और थर्ड फ्लाइट दोस्तों वो इंडियन ओशन में गिरे थे, फिलीपींस के आसपास वाली जगह पे ये हुआ है। एक रॉकेट दोस्तों सेम यहाँ पे डिजाइन का एक्सपेक्टेड है कि वो यूज करने वाले हैं 2023 के अंदर। अब क्या पता वो भी गिर जाए, उसके भी आप कह सकते हैं डेब्रिस हमें देखने को मिले। अब लो रिस्क है बेसिकली, वो ये कहता है चाइना क्या है, जो यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं चाइना की तरफ से, वो बताते हैं कि अभी यहाँ पे जो आप कह सकते हैं एंट्री हुई है बेसिकली उनकी री एंट्री बताते हैं लास्ट स्टेज रॉकेट की, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रैक्टिस पे थी। ओके, और ये बताते हैं कि डिजाइन काफी स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है, तो इतना अच्छी टेक्नोलॉजी उनकी कि किसी को रिस्क नहीं होने वाला, ये बात कहती है चाइना। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी मिशन और रॉकेट क्या है, तो देखिए चाइना करंटली यहाँ पे रिलाय है लॉन्ग मार्च 5B के लेके, क्योंकि वो हैवी पेलोड्स को लेके जाता है स्पेस में। और रॉकेट दोस्तों काफी सेंट्रल बूस्टर के साथ काम करते हैं, इसके अंदर 4 स्मॉलर बूस्टर रहते हैं दोनों तरफ में। ओके, और ड्रॉप ऑफ इसके अंदर रहता है आफ्टर लिफ्ट ऑफ, उसके बाद एक गिरा देता है बेसिकली, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका एक रॉकेट पूरा गया तो पूरा रॉकेट जाएगा, वो बहुत छोटा सा पार्ट जो होता है वो स्पेस में जाता है।
बाकी जो सिर्फ उसे बूस्ट करते हैं कि वो हमारी जो अर्थ की ऑर्बिट है इससे बाहर लेके जाएं। ओके, इसके लिए पावर के लिए कुछ लगाए जाते हैं और जैसे ही वो पावर मिल जाती है उसको तो वो चीजें अलग हो जाती हैं, क्योंकि फिर हल्का वजन हो जाता है तो कम फ्यूल लेता है वो। इस तरीके से रॉकेट काम करता है। ओके, अब आता है दोस्तों हमारा ये कौन सा आ गया, ये आ गया हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो गए थे कहाँ पे, एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट को लेके। वहां पे उन्होंने बात करी थी बेसिकली इसी के बारे में, इनडायरेक्टली बात करी थी, लेकिन बोल ये यही रहे थे। इन्होंने बोला था वहां पे कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जो सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल है दोस्तों, इंटीग्रिटी है दूसरी मेंबर स्टेट की या फिर रिस्पेक्टिव जो इंटरनेशनल लॉ है, इन पे ध्यान रख के ही काम करना चाहिए। डायरेक्ट हिट था दोस्तों आप कहते हैं चाइना का, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इस पे ही। ओके, अब जो स्टेटस है दोस्तों इसका क्या है, हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि आखिर इसमें क्या चल रहा है बेसिकली। तो देखिए ये काफी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो ग्वादर है दोस्तों वो आप कह सकते हैं उसमें काम बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा है। ओके, इसके अंदर दोस्तों एक मेजर रेलवे लाइन थी जिसको अपग्रेड किया जाएगा और जिसको बोला जाएगा ML1। ओके, जो ऑफिशियल नंबर्स हैं दोस्तों वो काम कर रहे हैं अभी कि लगभग 25 जो बिलियन है वो डॉलर अब तक लग चुके हैं। अभी और भी लगने वाले हैं, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कितना कंप्लीट हो चुका है, आप खुद शॉक लग जाएगा कि इतना पैसा लगने के बाद भी कितना कुछ बाकी है अभी। ओके, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि कितना हो गया तो ये बताता हूं मैं आपको। कुछ रोड कंप्लीट हो गई हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक जोन्स हैं वो चल रहे हैं, अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वो चल रहे हैं और इतने स्लो चल रहे हैं कि हम बता भी नहीं सकते। इसके बाद जो प्रोजेक्ट यहाँ पे ग्वादर के आसपास लगने वाले थे वो तो कंप्लीट होने के बहुत बहुत दूर है। तो इतना पैसा लग गया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो इलाका कुछ ऐसा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं वो बहुत प्रॉब्लम वाला इलाका है। ओके, अब पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है ये क्या है और चाइना इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है बेसिकली। देखिए कुछ यहाँ पे एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान एक्टिवली अपनी गवर्नमेंट के थ्रू, सब कुछ जानता है वो, क्योंकि यहाँ पे कोल फायर्ड पावर स्टेशन हैं उनमें काफी फायदा है। और 25 बिलियन जो है दोस्तों वो काफी जो छोटा पैसा तो नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती जा रही है, क्योंकि इन पे और पैसा लगते ही जा रहा है, लगते ही जा रहा है और ये काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये काफी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि आप कह सकते हैं अपने ऑब्स्टिकल के साथ आता है फ्रॉम पाकिस्तानी बिजनेसेस, और कहीं ना कहीं कंसर्न है दोस्तों चाइना का भी, और इससे बेनिफिट तो हो रहा है पर उससे डिसएडवांटेज भी हो रहा है डोमेस्टिक फर्म्स को। ये तो बात है। अब इशू ये भी है क्योंकि इसके आसपास जो यहाँ पे लैंड है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस देना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान पे इतना पैसा है भी नहीं। ग्वादर दोस्तों खुद में काफ़ी डिफिकल्ट लोकेशन है, वहाँ पे लॉजिस्टिकल और सिक्योरिटी टर्म्स में वो बहुत प्रॉब्लम वाली जगह ही है। पाकिस्तान के जो ओवरऑल यहाँ पे फाइनेंशियल जो सिचुएशन है दोस्तों वो बेकार ही चल रही है, आपको सबको पता है, और इसलिए पूरा पैसा जो है कौन लगा रहा है, आपका चाइना लगा रहा है। अब चाइना में वहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, सिविल जो यहाँ पे सिविल मिलिट्री आप कह सकते हैं कंटेंशन है, ये प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, कंट्रोल है दोस्तों उसका पूरी जगह पे, उस जगह पे, तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, और पीटीआई जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी यहाँ देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ बताऊँ मैं आपको, एक स्टडी आई 2020 की, वहाँ से पता लगता है कि सर्टेनली यहाँ पे बॉर्डर कंसर्न्स आए पाकिस्तान के लेके, क्योंकि वहाँ पे जो चाइना कैंप है वो स्टक हो गए। वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग घूम सकते हैं या फिर घूम बेसिकली वहाँ काम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर काम करना है तो आपको जगह चाहिए, और जगह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो इस टाइम पे रिलेशनशिप है विद चाइना पाकिस्तान की, अगर मैं बताऊँ आपको, तो वो काफ़ी रिस्क है। वो कंट्री ऐसी दोस्तों यहाँ पे वो अपना फायदा देख रही है चाइना, लेकिन अगर उसका नुकसान होगा तो वो यहाँ पे आप कह सकते हैं पाकिस्तान से ही निकाल लेगी कुछ ना कुछ करके। अब तक लगभग यहाँ बताया जा रहा है कि 25 बिलियन जो है वो लग चुका है और अभी 19 बिलियन और लगेगा, तो ये बात भी है। तो अभी आप मान सकते हैं बहुत पैसा लगने वाला है इसका। ओके, चाइना दोस्तों यहाँ पे सर्टेनली पॉजिटिव लेके चल रहा है अपने आप को, डिस्पोज है टुवर्ड्स शहबाज शरीफ। ओके, और एक आप कह सकते हैं मेजर यहाँ पे जो है सीपीसी प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर ऑरेंज लाइन पे भी है, और इस सब दोस्तों वर्चुअली इन्होंने बात करी बेसिकली। जो एहसान इकबाल हैं जो कि आप कह सकते हैं पॉइंट पर्सन है इस पूरे एक्ट के बेसिक पूरे प्रोजेक्ट के, उन्होंने भी आप कह सकते हैं वापस हमें देखते हुए बोला है। पर ये बहुत अभी क्लियर नहीं है कि आखिर कितने समय तक ये जो गवर्नमेंट है अभी वाली ये चलेगी। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन दोस्तों ब्रेक होती है या फिर प्रॉब्लम आती है तो हमें नहीं देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में ये जो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ वाली ये चलेगी। ओके, अब इकोनॉमिक स्लो डाउन आया चाइना में क्योंकि अफेक्ट होता है दोस्तों, और बीआरआई वाला जो है इसका वो भी हुआ। अब बीआरआई जो दोस्तों बताया जाता है कि वो कहीं ना कहीं सर्टेन डोमेस्टिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के तहत इन्होंने लेके आया था, और जो डील करता है एक्सेस कैपेसिटी के साथ काफी सारे सेक्टर्स के अंदर नए मार्केट बनाना, ये सब काम करना ये मानता है। ओके, और देखिए लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे पहले से टेपरिंग है जो बीआरआई की तरफ से हुई थी उस टाइम पे फाइनेंस करा गया, वो ना ही केवल आप कह सकते हैं ये आपकी जो कॉरिडोर है इसके लिए है, पर इसके साथ साथ यहाँ पे इसको अलग मतलब कि एक नए स्केल पे और बहुत जल्दी जल्दी भी काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि उधर के लिए यहाँ पे इन्हें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क भी बहुत सारे हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। अब देखिए जिस तरीके से बीजिंग है दोस्तों वो यहाँ पे स्टक हो गया अपनी डीलिंग को लेके, क्योंकि उस पर बहुत सारा जो डेट नेगोशिएशन है ये आ गया है, और जिस तरीके से आपको पता है कि यहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी थी उसके मैटर में भी यहाँ पे इन्हें कोई मदद नहीं मिली है। ओके, साथ ही कंट्री की तरफ से यहाँ पे जो बिजनेस हैं जो ट्रेड जो यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रेड वगैरह हो रहे हैं इनमें भी डिफिकल्टीज आ रही है, तो बीजिंग पे खुद पे प्रेशर ऑलरेडी बहुत सारा है।
ओके, तो ये सही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं चाइना की कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो इफेक्ट कर रहा है। अब जो ग्वादर है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जा रहा है कॉरिडोर के पूरे ही शोपीस में। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए नई पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट बनी है उसने रियलाइज करी है कई सारी प्रोग्रेस असेसमेंट जो कि इंडिकेट कर रहे हैं आप कह सकते हैं कुछ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्लान कर रहे हैं इस काम को खत्म करने के लेके। जो ईस्ट बे एक्सप्रेस है वो कहीं ना कहीं लार्जली कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो है वो थोड़ा बहुत जो बाकी है वो आप कह सकते हैं, मतलब बाकी तो भी काफी कुछ रह रहा है उसमें, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं जो ईस्ट बे एक्सप्रेस है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद दोस्तों मैं बताऊं आपको, इसमें वाटर सप्लाई हो गया आपका, फिर पावर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, कुछ यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री हैं जो सपोर्ट करने के लिए हैं, ये सब यहाँ पे मतलब कुछ केसेस में तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। अब ये कंडीशन और खराब करते जा रहे हैं। कुछ सालों में दोस्तों हमें ये देखने को मिलेगा कि लोग क्लेम कर रहे होंगे मात्र आप कह सकते हैं ऐसा काम कि जहाँ पे हर एक चीज जो होगी वो सिर्फ आप कह सकते हैं डेवलप पहली बार ही हो रही होगी। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। ओके, और एक्सपेक्ट ये है कि जो पूरा काम है ये अंत में मतलब कंप्लीट तो हो जाएगा, बट डिफिकल्टीज ग्वादर में आप कह सकते हैं हमें काफ़ी सारी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो फंक्शनिंग है पोर्ट की, जो कमर्शियल और जो मिलिट्री पर्पसेज हैं उन पे थ्रू चलेगी, और अगर वहाँ प्रॉब्लम आएगी तो ओवरऑल ग्वादर पे प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये सारी बातें जो कि हमें पूरे आप कह सकते हैं इस कॉरिडोर से पता लगती हैं। और आज की वीडियो दोस्तों यही थी। ओके, सॉरी थोड़ा लेट हो गया है, मैं काफ़ी सुबह से कोशिश कर रहा था कि रिकॉर्ड हो जाए पर प्रॉब्लम्स आ रही थी, नेट इशू वगैरह हो रहे थे, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाए। ओके, कल से टाइम पे आपको मिलती रहेगी सुबह 12:30 बजे, तो बने रहिए हमारे साथ। एट द एंड दोस्तों, ये सारी वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपकी डाउट प्रॉब्लम है या फिर कोई मेरे लिए सजेशन है तो उसको भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।